एपिसोड की शुरुआत में फ्लक्सर गिल्ड का सीन को दिखाते हैं, जहां पर एक फ्लक्सर अपने प्रेसिडेंट से कहता है कि एक न्यू कमर वॉर गॉड स्टेट में एंटर कर चुका है। एक पूछता है क्या ये वही बंदा है, क्या उसका इमेज ब्लॉक्ड है। वो बताता है कि हाँ, सभी इमेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है और मैसेज तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। उनका प्रेसिडेंट कहता है बहुत अच्छा, जल्दी से होली वन को इसके बारे में बताओ। वहीं यूनमू को दिखाते हैं जिसे होश आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से तो मैं वहाँ से भाग गया था ना, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा थका हुआ क्यों फील कर रहा हूँ। तभी लू कहता है फाइनली तुम होश में आ ही गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कुछ देर पहले तुम कैसे बने हुए थे। यूनमू कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे उस वक्त क्या हो गया था। अचानक मैं अपने बॉडी में बहुत सारा पावर फील करने लगा था और फाइट करने का मेरा डिजायर खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा था। तभी झैंग कहता है अब उस बात को वहीं पर रहने देते हैं। हालांकि इस बार सबकी जान खतरे में थी, लेकिन इसका फायदा भी हमें काफी हुआ। इस बार हमें 2 ब्लैक क्रिस्टल के साथ साथ 30 कॉमन क्रिस्टल भी मिला है। इस बार हम सभी लोगों को जान यूनमू के कारण ही बच पाया है। मुझे लगता है कि ये बात वो पूरा करता कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि हमें जितना भी आइटम मिला है वो सब यूनमू को दे देते हैं। ये सुनकर यूनमू भी हैरान होकर कहता है क्या सब मुझे दे दो, पर क्यों। लिंगजान कहता है बस ले लो, अगर तुम नहीं होते तो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते हैं। और लो भी कहने लगता है, लेकिन यूनमू कहता है मुझे नहीं चाहिए। इस ऑपरेशन में हम सभी लोगों ने काफी मेहनत किया है, इसलिए हम सभी लोग रूल के अकॉर्डिंग ही बांटेंगे। वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस वो सब किया जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं कर सकता था। ये सुनकर वो लोग कहते हैं अगर तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, चलो रूल के हिसाब से बांटते हैं। और काफी ज्यादा थक जाने के कारण वो लोग वहीं पर टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। वहीं पर यूनमू को दिखाते हैं जो नहाने के बाद काफी अच्छा फील करते हुए जा रहा होता है। तभी शैडो सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है कि होस्ट का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड दे रहा है। ये बोलकर वो उसे डायमेंशनल बॉक्स नाम का रिवॉर्ड देता है, जो कि एक तरह का लॉटरी होता है जिसमें से कुछ भी निकल सकता है, कोई इक्विपमेंट या फिर कोई स्किल। ये देखकर यूनमू काफी खुश होकर उसे खोलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तभी शैडो सिस्टम उसे फिर से कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि उस बॉक्स में से एक बहुत ही पावरफुल ए लेवल का स्किल विडलिंग लेग निकला है, जिससे वो हवा में ही किसी को भी किक मार सकता है। इतना बताकर वो पूछता है क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो। यूनमू कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स मैं सीखना चाहता हूँ। इसलिए शैडो सिस्टम इस स्किल को उसके माइंड में डाउनलोड कर देता है। ये देखकर यूनमू कह रहा होता है कि इस स्किल को ट्राई करने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। इसलिए वो रात को शैडो के बॉडी में जाकर उस स्किल को ट्राई करने लगता है और कह रहा होता है कि ये स्किल तो सच में काफ़ी कमाल का है। और जब यूनमू शैडो के बॉडी में होता है तो उसी वक्त कोई यूनमू के टेंट में आ जाता है और उसका फोटो देखकर वो बंदा कह रहा होता है तो यही वो बंदा है। सॉरी कीडो, तुम इतना ज़्यादा अच्छे हो कि तुम दूसरों के रास्ते में आ सकते हो। आई होप कि तुम ये कहावत द गन स्ट्राइक द बर्ड अपने अगले जन्म में याद रखोगे। वहीं पर यूनमू कुछ बीस्ट को मारकर कह रहा होता है कि मेरे पास इस तरह का सेट ऑफ कॉम्बैट स्किल होने के कारण अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी शैडो सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि होस्ट का अपना बॉडी खतरे में है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी बॉडी में लौट जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत अपने बॉडी में चला जाता है। वहीं पर वो बंदा यूनमू को मारने ही वाला होता है कि तभी यूनमू अपने बॉडी में आ जाता है और जल्दी से उठकर उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, लगता है कि तुम काफी ज्यादा अलर्ट हो। यूनमू उससे पूछता है आखिर कौन हो तुम। वो बंदा कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात को तुमको मरना है। तभी यूनमू अपना वेपन निकालने लगता है, लेकिन वो उस पर अटैक करके उसे निकालने ही नहीं देता है। और तभी उस बंदे के बॉडी में से गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखकर यूनमू सोचता है गोल्डन लाइट, इसका मतलब ये हाफ स्टेप गोल्डन क्रिस्टल का स्ट्रिंगर है। आखिर इतना हाई रैंकिंग के स्ट्रिंगर को मुझसे क्या चाहिए। वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम सच में काफी तेज है, देखते हैं तुम इस बार इसे डॉज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है और इससे पहले कि यूनमू कुछ समझ भी पाता, वो उसके पेट में अपने घुटने से मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगती है। और तभी वो बंदा एक किक मारकर उसे बहुत ही दूर फेंक देता है और यूनमू अपना टेंट का छत फाड़ते हुए ऊपर चला जाता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो सोच रहा होता है कि बिना किसी वेपन के मैं उसका मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो बंदा कहता है क्या बात है, अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस अटैक के बाद वो बंद हो जाएगी। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी स्वांग आकर उसके तरफ एक शॉट फेंक कर कहती है उसे कैच कर लो। यूनमू उसे लेकर उसे थैंक्स कहकर उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि हथियार के साथ तो तुम बिल्कुल ही अलग पर्सन बन गए हो। यूनमू कहता है तुम्हारा बहुत नाटक देख लिया, अब फाइट बैक करने की बारी मेरी है। ये बोलकर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारा शॉट टेक्निक सच में काफी कमाल का है, लेकिन एक्सप्लोजिव पावर ज्यादा नहीं है। ये बोलकर वो उसका शॉट पकड़ लेता है और उस पर हमला करते हुए कहता है इसलिए ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा।
वहीं पर युनमो उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो बंदा उससे कह रहा होता है अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम्हें मारना काफ़ी शर्म की बात होगी, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें पर्सनल फीलिंग की कोई जगह नहीं होती है। ये बोलकर वो अपना काफ़ी पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। लेकिन वहीं पर युनमो मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर वो बंदा सोच रहा होता है कहीं वो पगला तो नहीं गया है ना। वहीं पर शैडो सिस्टम युनमो को बताता है कि उसका मैड ब्लेड का एक्यूमुलेटर लेवल अपग्रेड होकर लेवल 4 पर पहुंच गया है। ये देखकर युनमो कहता है लगता है कि मैं कैचअप कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसके अटैक को रोकने आगे बढ़ता है। वहीं पर ये देखकर वो बंदा काफी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये युनमो नाम का बंदा मेरा पावरफुल 8 एक्सट्रीम इन्फर्नो ड्रैगन क्लो को रोकना तो नहीं चाहता है ना। वहीं पर युनमो उस पर अटैक करके उसका ड्रैगन क्लो को खत्म कर देता है और इससे पहले कि वो बंदा कुछ सोच भी पाता वो अपना हाथ नीचे कटकर गिरा हुआ पाता है। ये देखकर वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वहीं पर युनमो उससे कह रहा होता है इस बार तो मैंने तुम्हारा हाथ काटा है, अगली बार तुम्हारा सर होगा। अपना हाथ कट जाने के कारण वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है और उसे गाली दे रहा होता है। तभी युनमो उससे कहता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर तुमने जल्दी अपना हाथ का ट्रीटमेंट नहीं किया तो तुम काफी ज्यादा ब्लड खो दोगे, जिससे तुम मारे भी जा सकते हो। तभी वो बंदा वहां से भागते हुए कहता है याद रखना मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है और तभी युनमो गिरने लगता है, लेकिन स्वांग आकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है मैं ठीक हूँ और मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। लकीली उसने ये नहीं देखा कि मैं फेंक रहा था, अगर हम लोग कंटिन्यू करते तो मैं बच नहीं पाता। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और झैंग बताता है कि लिंगयान और लू रात को पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन आकर उन दोनों को बेहोश कर दिया था, लेकिन मारा नहीं था। इसका मतलब उसका टारगेट पूरा टीम नहीं था बल्कि सिर्फ तुम ही थे। स्वांग कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कुछ हायर अप्स के लोगों का इंटरेस्ट को हर्ट कर दिया है, इसलिए उन लोगों ने असैसिन को भेजा था हमारे मेन बंदे को मारने के लिए। लिंगयान कहता है अगर ऐसी बात है तो उसका टारगेट तो मेरी बहन होना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो युनमो से स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है कि सभी फेमस लोग हमारे फादर की इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि अपर क्लास के लोग भी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और वैसे भी मेरे मास्टर एक सेंट है। वहीं पर ये सब सुनकर युनमो सोच रहा होता है कि इसका मतलब मेरा ही कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं इजीली बुली हो जाता हूँ, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। तभी झैंग कहता है जब तक युनमो का चोट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है हम लोग कुछ दिन तक आराम करेंगे। युनमो कहता मैं ठीक हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद टॉप रैंकिंग में पहुंचे हैं, इसलिए अगर हम लोग अभी ब्रेक लेते हैं तो हम लोग बहुत ही नीचे गिर जाएंगे। तभी झैंग कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारा लाइफ इस कंपटीशन से कहीं ज़्यादा जरूरी है, और सबको रेस्ट करने के लिए बोलकर कहता है कि अब मैं पेट्रोल करूंगा। तभी युनमो उठकर अपने मन में कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ है। ये सोचकर वो उस बंदे का ब्लड अपने शैडो सिस्टम में डालकर स्कैन करके उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। सिस्टम उसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे भेज देता है। सिस्टम कहते हुए झैंग सुन लेता है, इसलिए वो पूछता है कैसा सिस्टम। ये सुनकर युनमो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर युनमो क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहा होता है और कह रहा होता है कि थैंक्स टू मेरा शैडो जो कि मेरे लिए बीस्ट को मारकर क्रिस्टल लेकर आ रहा है, अब तो मुझे फ्यूचर में शैडो सिस्टम का यूज करते वक्त और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कल तो लगभग मैं पकड़ा ही गया था। कल रात को जब झैंग उससे पूछा होता है कि कौन सा सिस्टम, तो युनमो उसे बेवकूफ बना देता है ये बोलकर कि मैं अपना कंप्यूटर का सिस्टम अपडेट करने की बात कर रहा था। तभी शैडो सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट ने 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिया है, क्या तुम इन पॉइंट्स का यूज करके अपना दूसरा शैडो बनाना चाहते हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहने लगता है क्या दूसरा शैडो, और कहने लगता है अगर मेरे पास एक और शैडो होता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस डबल कर पाऊंगा। ये सोचकर युनमो उसके लिए हाँ कह देता है, जिससे उसका एक नया शैडो वॉरियर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर वो कहता है अब जब फ्यूचर में मेरे पास 2 शैडो रहेंगे तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए उनका कोई नाम भी रखना पड़ेगा। ये बोलकर वो पहले वाले को नंबर 1 और दूसरे वाले को नंबर 2 नाम रख देता है, लेकिन वो नाम उन्हें पसंद नहीं आया होता है और वो नंबर 2 को बुलाने ही लगता है कि तभी उसे कोई बुलाने लगता है। इसलिए युनमो जाकर देखता है और वहाँ पर स्वांग होती है जो उससे कहती है कि हमें नोटिफिकेशन मिला है कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बाकी सारे टीम्स पर भी असैसिन्स ने हमला किया था और उसमें लुओ जिन का भी टीम शामिल है। ये सुनकर वो पूछने लगता है क्या लिऊ ठीक है? वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ लुओ जिन का ही इंजरी थोड़ा सा सीरियस है और बाकी लोग थोड़े से इंजर्ड है, और स्ट्रिंगर्स गिल्ड ने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। स्ट्रिंगर्स गिल्ड इस मामले को काफ़ी सीरियसली लिया है और बोला है कि जो भी लोग या फिर जो भी सिटी इसके पीछे है वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी युनमो उससे पूछता है कि आज तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, बाकियों के साथ ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गई? वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है क्योंकि बहुत ही दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व करने पर मुझे पता चला है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए आज मैं अकेले यहाँ पर तुमसे कुछ कहने के लिए रुकी हूँ। ये सुनकर वो सोचने लगता है
कहीं ये अपना लव तो कन्फेस नहीं करने वाली है ना। तभी वो कहती है मैं बहुत ही टाइम पहले से ही इन वर्ड्स को चुन के रखी हूँ और आज हिम्मत करके तुमसे कहने वाली हूँ, इसलिए तुम मना मत करना। ये देखकर युनमू शर्माते हुए सोचने लगता है कि ये तो पक्का कन्फेस करने वाली है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल काफी कमाल का है और मैं तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहती हूँ, इसलिए चलो फाइट करते हैं। ये बोलकर वो कहती है तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि ये लड़की एक मार्शल आर्ट ल्यूनेटिक है, मैं ही इडियट था जो फालतू की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर वो सोच रहा होता है जैसे एक्सपेक्ट किया था, इसका एक एक अटैक बिल्कुल फाइन और एक्यूरेट है, लेकिन मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बचते हुए सोचती है काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी युनमू अपना मैड ब्लेड निकाल लेता है। ये देखकर वो कहती है क्या तुम अपना मैड ब्लेड इतनी जल्दी यूज करने वाले हो, लेकिन वो कोई भी जवाब ना देकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाती कि तभी वो फिर से अटैक करने आ जाता है और इस बार वो लेवल 2 यूज कर रहा होता है। ये देखकर वो सोचने लगती है क्या लेवल 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल कंबाइन किए जा सकते हैं, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ये सोचकर वो सबसे पहले उससे दूर भागने की कोशिश करती है और इस बार वो लेवल 3 के साथ अटैक करता है। और इससे पहले कि वो लेवल 4 को एक्टिवेट करता है कि तभी वो उसका शॉट को अपने हाथ से पकड़ लेती है और कहती है जबकि तुम्हारा शॉट टेक्निक हर एक मूव के साथ बेहतर होते जा रहा है, तो मैं इसे एक ही बार में खत्म कर देती हूँ। ये बोलकर वो अपना शॉट उसके गले पर रख देती है, जिससे वो हार जाता है और वो जीत जाती है और यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं। जैंग उसके हाथ में लगे हुए चोट को देखकर पूछता है वो कैसे हुआ। वो बताती है ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंटल चोट है। जैंग बताता है कि आज हम लोग ड्वार्फ विच के टेरिटरी को एक्सप्लोर करने गए थे। लास्ट बैटल के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं, इसलिए अब अगर युनमू का चोट ठीक हो भी गया है तब भी पहले जैसे अटैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, जिससे मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, लेकिन इसके लिए स्वांग को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये बोलकर वो सबको अपना प्लान बता देता है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या, मैं किसी विच एल्डर को सीड्यूस नहीं करने वाली हूँ। जैंग कहता है मुझे पता है कि इससे तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकती हो, बट ये पूरा टीम के लिए है। तभी युनमू कहता है आखिर ये किस तरह का तुम्हारा प्लान है, तुम स्वांग को सेक्रीफाई करना चाहते हो। लू बताता है आज हम लोग जब स्काउट कर रहे थे तब हमने एक एल्डर को अपने विचेस को ऑर्डर देते हुए सुना था। वो उन्हें एक खूबसूरत ब्यूटी को पकड़ कर लाकर उन्हें ऑफर करने को ऑर्डर दे रहे थे। ये सुनते ही जैंग को एक आइडिया आया था कि इस बार उनका लीडर जब कोई ठरकी है तो हमारा काम जरूर काम करेगा। जैंग कहता है हम लोग सबसे पहले उनके लीडर को ही खत्म करेंगे। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगजान आकर कहता है कि जो भी सामान हमें चाहिए वो सभी गाड़ी में है। जैंग कहता है जैसे ही वो तैयार होकर आती है हम लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने चलेंगे। तभी वहाँ पर वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है और पूछती है क्या ये सब नाटक करना जरूरी है। वो कहता है अब कोर्स प्लान के लिए ऐसा ड्रेस पहनना जरूरी है। इसके बाद वो लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 ड्वार्फ विच दिखते हैं। उसे देखकर वो कहता है कि वही दोनों हमारा टारगेट है। ये देखकर वो पूछती है क्या तुम श्योर हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। वो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, जैसा मैंने प्लान किया है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें चेस करने का दिखावा करूंगा और जैसे ही ड्वार्फ विच तुम्हें देखेंगे और जब वो तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लड़की को देखेंगे तो जरूर तुम्हें पकड़कर अपने लीडर को ऑफर करने के लिए लेकर चले जाएंगे और हम लोग तुम्हें फॉलो करके उसके अड्डे पर पहुंच जाएंगे और जब टाइम आएगा तो हम लोग उनके पूरे ग्रुप को ही खत्म कर देंगे उनके लीडर के साथ। इतना बताकर वो कहता है यही मेरा प्लान है। इसके बाद वो भागने का नाटक करने लगती है और वो उसका पीछा करने का नाटक करने लगता है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी अचानक जैंग का पैर फंसता है और वो वहीं पर गिर जाता है और उसका रबर बैंड टूटने के कारण उसका हेयर खुल जाता है और वो कह रहा होता है कि यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे टाइम में गिर गया। तभी वो बीचेस उसका खूबसूरती देखकर उसे लड़की समझकर उसे उठाकर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी हुआ क्या। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी नीचे आ जाते हैं और स्वांग कहती है कि इस स्टोरी का डेवलपमेंट काफी ज्यादा मैजिकल है। तभी लू चिल्लाने लगता है अब हम क्या करें, सिर्फ हमारा प्लान ही फेल नहीं हुआ है बल्कि जैंग भी पकड़ा गया। तभी युनमू कहता है तुम ज्यादा पैनिक मत करो, तुम जितना सोच रहे हो चीजें उतना ज्यादा खराब नहीं हुई है। प्लान अभी भी सेम है, सिर्फ स्वांग की जगह जैंग ले लिया है और वो लोग उसका लोकेशन पता करके वहाँ पर जाने लगते हैं। वहीं पर जैंग को दिखाते हैं जिसे वो लोग पूरा तैयार करके बांध कर रखे होते हैं और वो लोग अपने लीडर से कह रहे होते हैं कि जो ब्यूटीफुल वीमेन आपको चाहिए था वो ये रहा। तभी वहाँ पर उनका लीडर फूल और चैंपियन लेकर आ रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि अंदर चाहे जो भी हो जाए तुम लोग अंदर मत आना। वहीं पर उसके टीम को दिखाते हैं जो लोग उनके सभी गार्ड को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। स्वांग बताती है उसका लोकेशन इस केव में दिखा रहा है, शायद यही उनका अड्डा होगा, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसका लोकेशन कुछ टाइम से एक ही जगह पे रुका हुआ है। शायद जैंग उनके लीडर को भेज दिया गया है, इसलिए वो लोग जल्दी से अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर उसका लीडर जैंग के करीब जाता है लेकिन वो उसे एक लात मारकर खुद से दूर कर देता है। ये देखकर वो उसका मुंह पकड़कर कहता है तुम काफी टफ हो
और चूंकि तुम इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो चलो क्यों ना ये गेम खेलते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जो लोग आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ गार्ड्स दिखता है। उन्हें देखकर वो लोग रुक जाते हैं और यूनमो कहता है कि उन्हीं के घर में उनसे फाइट करना ठीक नहीं होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है बट उसके रूम में जाने का यही एक आखिरी रास्ता है, अब हम लोग क्या करें। तभी यूनमो को ऊपर में एक रास्ता दिखता है। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जिसकी बेड़िया वो खोल देता है और कहता है इस गेम का नाम है तुम भागोगे और मैं तुम्हें चेस करूंगा, और अगर मैंने तुम्हें चेस कर लिया तो तुम मेरी हो जाओगी। वो कहता है ये सच में एक फनी गेम है। तभी वो कहता है तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो उसे भागने कहता है, लेकिन झैंग उसी पर अटैक करते हुए कहता है कि भाग कौन रहा है। ये बोलकर वो उसका हाथ अपनी बेड़ियों से बांध देता है और कहता है गेम ओवर। वो बिस्ट कहता है किसने कहा कि खेल खत्म हो गया। ये बोलकर वो उसे उठाकर पटक देता है और उस पर हमला करते हुए कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी यूनमो उस रास्ते से आकर उस पर हमला करते हुए कहता है कि उससे दूर रहो, और झैंग से कहता है कि लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। झैंग कहता है अगर तुम थोड़े से भी देर कर देते तो शायद मैं अपना वर्जिनिटी खो चुका होता। तभी वो बिस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने इतना खूबसूरत लड़की का यूज करके मुझे धोखा दिया है, तुमने सच में अब मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। तभी झैंग कहता है आई एम सॉरी बट मैं एक लड़का हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब तुम क्या करोगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके बॉडी में से काफी सारा एनर्जी निकलने लगता है, जिससे इतना ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है कि पूरा का पूरा गुफा ही हिलने लगता है, और उसका एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा का पूरा केव भी टूटकर गिर जाता है। और वहीं पर मौजूद वो बिस्ट बहुत ही गुस्से में कहता है हे ह्यूमन मरने के लिए तैयार रहो। वहीं पर फ्लक्सर अलायंस को दिखाते हैं जहां पर उन्हें वार्निंग बताया जाने लगा होता है कि स्कारलेट एनर्जी डिटेक्ट किया गया है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या स्कारलेट एनर्जी। तभी उन्हें बताया जाता है कि ड्वार्फ विच किंग ग्रेट डायमेंशनल स्पेस को अनलिस्ट करके किंग लेवल का मॉन्स्टर बन गया है। ये सुनकर एक काफी हैरानी से कहता है क्या डायमेंशनल स्पेस फॉल, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए वो सभी लोग गेम सस्पेंड करके सभी टीम्स को वापस बुलाने का ऑर्डर देते हैं और उनका हेल्प करने के लिए कुछ गोल्ड क्रिस्टल लेवल का फ्लक्सर को भेज देते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहां पर वो बीस्ट अपना पावर से अपना हथियार लेकर आता है। ये देखकर यूनमो काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उस बीस्ट का हर एक मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गया होता है और वो बिल्कुल एक अलग ही बीस्ट बन गया होता है। उसे देखकर यूनमो समझ जाता है कि उससे अब वो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी वो बीस्ट यूनमो पर हमला कर देता है और वो वहां से भागा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डर के मारे उसका पैर ही पैरालाइज हो गया होता है। और इससे पहले कि वो अटैक उसे लगता है कि तभी सिस्टर स्वांग आकर उसे बचा लेती है और कहती है अरे इडियट आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ये बोलकर वो उसे वहीं पर फेंक देती है और उससे खुद ही फाइट करने चली जाती है। वहीं पर यूनमो उन दोनों को देखता है जो कि बेहोश होते हैं और तभी वो बीस्ट स्वांग को भी मारकर फेंक देता है और वो वहीं पर जाकर टकराती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन दुख की बात है कि अब तुम मरने वाली हो। वहीं पर यूनमो का पैर अभी भी काम नहीं कर रहा होता है और वो वहां पर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर अचानक काम करने लगता है और वो उसे एक किक मारकर फेंक देता है और उससे पूछता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो। ये सुनकर वो कहती है ये तुम पूछ रहे हो। तभी वहाँ पर झैंग गाड़ी लेकर आ जाता है और जल्दी से उन लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहता है। वो कहती है उससे पहले मेरे भाई और लू को ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बीस्ट उठकर यूनमो से कहता है फिर से तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, मैं ही तुम्हें जान से खत्म करूंगा, तुम लोगों ने भागने के बारे में सोच भी कैसे लिया। ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे कम समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बोलकर वो अपना पावरफुल थंडर अटैक करने लगता है। ये देखकर यूनमो जल्दी से स्वांग को वहां से दूर फेंक देता है और तभी वो थंडर अटैक कर देता है। झैंग उससे कहता है हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। वो कहती है बट मेरा भाई और बाकी के लोग अभी भी वहीं पर है। तभी यूनमो उन दोनों को वहां से फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो सबको लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो कहती है क्या हम लोग यूनमो के लिए नहीं रुकेंगे। वो कहता है अगर हम लोग अभी नहीं निकलते हैं तो कोई भी नहीं बचेंगे। वो कहती है जब तक कोई मिरेकल नहीं होता है हम लोग किंग लेवल के बीस्ट से जीत नहीं पाएंगे। झैंग कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगर इस वर्ल्ड में कोई मिरेकल हो सकता है तो वो सिर्फ ली यूनमो ही। ये बात वो पूरा करता है कि तभी वहां पर यूनमो चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि कम से कम मेरे लिए तो रुको। इसलिए वो लोग जल्दी से उसे कार में लेते हैं और झैंग उससे कहता है क्या बात है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैं तो वो गाना भी गाने लगा था जो मरने पर गाया जाता है। यूनमो कहता है हीरो को याद रखना। तभी स्वांग पूछती है तुम वहां से भागे कैसे, क्या तुमने उस किंग को हरा दिया। वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं उस किंग को अकेले कैसे हरा सकता हूँ, मैं तो बस किसी तरह से वहां से रास्ता देखकर बस भाग आया। ये सुनकर वो कहती है अच्छा हुआ कि इस बार हम सभी लोग बच गए। ये सुनकर यूनमो अपने मन में कहता है बट सच्चाई ये नहीं है। अब कुछ देर पहले के
सीन दिखाया जाता है जब वो यूनवू पर अपना थंडर अटैक किया होता है। ये देखकर वो बीस्ट कहता है कि तुम मेरे थंडर अटैक से कैसे बच सकते हो। वहीं पर यूनवू सोच रहा होता है कि इसके अटैक से मेरा गोल्डन बेल शील्ड टूट गया। तभी वो बीस्ट यूनवू का हेयर पकड़कर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने टीममेट को बचाने के लिए अकेले यहाँ पर रुक गए। ये बोलकर वो उसे किक मारकर कहता है कि सच में दिल को छू जाने वाली फ्रेंडशिप है, और मारकर कहता है इतना कमजोर होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तभी यूनवू कहता है वो लोग अब तक काफी दूर चले गए होंगे, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये बोलकर वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। ये बोलकर वो अपना दोनों शैडो वॉरियर को निकालता है। उन्हें देखकर वो बीस्ट कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है अब आखिर ये सब क्या है। यूनवू कहता है क्या तुम्हें सच में ये लग रहा है कि मैं अपने साथियों को भगाकर यहाँ पर रुक गया उन्हें बचाने के लिए? मैं बस उन्हें ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। वैसे भी कुछ चीजें सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती है। ये बोलकर वो अपने दोनों शैडो को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज करके कहता है आखिर ये सब क्या चीज है, कहीं ये दूसरे डायमेंशन का क्रिएचर तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी यूनवू कहता है क्या तुम भूल गए कि ऐसा मेरे पास एक और है? तभी उसका दूसरा शैडो आकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। तभी यूनवू वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? यूनवू कहता है ऑफ कोर्स मैं भाग रहा हूँ। ये सुनकर वो बीस्ट उसे ललकारते हुए कहने लगता है क्या तुम भाग रहे हो? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? कम ऑन आकर मुझसे लड़ो। यूनवू कहता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ तो तुमसे लड़ू क्यों? वैसे भी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, वैसे भी वो तुम्हारा अपना विश था, और वैसे भी ये एक बैटल फील्ड है और इसमें सिर्फ जीत ही मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि तुमने जीत कैसे हासिल किया है। इस बार तुम ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे एनिमी डिस्पेसेबल है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो अफसोस, तुम एक मूर्ख हो। और उसे चिढ़ाकर अपने दोनों शैडो को उसे खत्म करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वांग खांस रही होती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यूनवू माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है। वो कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये पहली बार है कि तुमने एक किंग लेवल का डायमेंशनल बीस्ट को देखा था और उसे देखकर डर जाना भी तुम्हारी गलती नहीं थी। एवरेज पीपल तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं और रजिस्ट करने से भी हार मान जाते हैं। झैंग कहता है हाँ अपने पीछे उन दोनों को बेहोश देख ही सकते हो। पहली बार एक किंग लेवल का डायमेंशनल बीस्ट को देखकर ऐसा रिएक्शन करना काफी आम बात है। अगर सच बोलूं तो तुम्हारा विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शैडो सिस्टम का अलर्ट आने लगता है। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि ड्वार्फ विच किंग का खेल खत्म हो ही गया। तभी सिस्टम बताता है कि बैटल खत्म हो गया और बैटल का रिजल्ट ये है कि तुम्हारे सभी शैडो मारे गए। ये न्यूज सुनकर यूनवू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूनवू ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसके दोनों शैडो उसकी उम्मीद से काफी जल्दी मारे गए। तभी शैडो सिस्टम उससे पूछता है चूंकि अब होस्ट का दोनों शैडो मारा गया है तो तुम उसे रिवाइव कैसे करना चाहते हो, इंटेलिजेंटली या डायरेक्टली? वो अपने मन में पूछता है कि इंटेलिजेंट रिवाइवल से क्या होगा। सिस्टम बताता है कि इंटेलिजेंट रिजरेक्शन से शैडो अपग्रेड होकर एक शैडो स्पिरिट में बदल जाएगा, जिससे उसमें थोड़ा सा इमोशन आ जाएगा और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, जिससे वो बेटर कॉम्बैट स्किल कर सके। और ये अपग्रेड करने के लिए 2000 पॉइंट चाहिए। यूनवू अपने मन में कहता है पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इंटेलिजेंट रिजरेक्शन को चुनता हूँ। इसलिए वो उससे अपग्रेड करके शैडो स्पिरिट में बदल देता है और तभी यूनवू अपना कॉन्शियसनेस अपना शैडो को बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे उसका मैन बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी स्ट्रिंगर गिल्ड सबको रेडियो जैसे किसी नेटवर्क से सभी टीम को बताता है कि हमें एक किंग क्लास का बीस्ट का ट्रायल फील्ड में होने के बारे में पता चला है। इसलिए सभी का सेफ्टी के लिए स्ट्रिंगर गिल्ड ने टूर्नामेंट को एंड करने का फैसला लिया है और सभी टीम वापस आ जाए और उसके लिए हम लोग अपना कुछ टीम को हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। ये सुनकर झैंग कहता है क्या टूर्नामेंट खत्म कर दिया? हमारे पास इतना सारा पॉइंट है, क्या वो सब बेकार हो गया? खैर जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनवू से पूछता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन वो देखता है कि वो सो रहा है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो काफी ज्यादा थक गया है। वहीं पर उस किंग बीस्ट को दिखाते हैं जो उन दोनों शैडो को मारकर रेस्ट कर रहा होता है और रेस्ट करते हुए कह रहा होता है मैंने किसी तरह से इन दोनों अजीब दिखने वाला चीज को तो मार दिया, बट वो इंसान भाग गया। अगली बार जब मैं उस इंसान से मिलूंगा तो पक्का उसे मार दूंगा। तभी वहां पर अचानक बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और उसका शैडो अचानक दोबारा जिंदा होने लगता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। तभी यूनवू पूरी तरीके से उसको बॉडी में चला जाता है और उससे कहता है तुम्हें इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी ना? मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों दोबारा इतनी जल्दी मिलेंगे। क्या तुमने मुझे मिस किया? उससे देखकर वो पूछने लगता है क्या फिर से तुम? इस बार तो तुम उस चीज के अंदर हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी यूनवू उस पर हमला कर देता है और वो उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्ट होता है। वहीं पर वो बीस्ट खुद को किसी तरीके से संभालते हुए अपने मन में कह रहा होता है मेरा पावर कम होते जा रहा है और मैं और ज्यादा कमजोर होते जा रहा हूँ, मुझे फिर से उस स्पेल फॉर्मेशन से कुछ पावर लेना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है तुम दोबारा
आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो, इस बार मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। ये बोलकर वो अपना हाथ ऊपर करता है। ये देखकर जुन्नू पूछता है क्या तुम फिर से थंडर अटैक करने वाले हो, लेकिन उससे वो स्पेल फॉर्मेशन दिख जाता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो पहले से वहीं पर था, बट मैंने तो उसे नोटिस कर नहीं पाया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसका मतलब शैडो का आंख उस एनर्जी को भी देख सकता है जो इंसान का आंख नहीं देख सकता है। वहीं पर वो बिस्ट उस स्पेल फॉर्मेशन से पावर अब्जॉर्ब करके फिर से पहले जैसा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर जुन्नू सोचता है उसका पावर फिर से आ गया और ये स्पेल फॉर्मेशन ही उसका पावर का सोर्स है, मुझे किसी तरह से उसे खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर वो बिस्ट अपना हथियार लेकर उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा फास्ट स्पीड में वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो कहता है इसका रिएक्शन टाइम तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और पूछता है तुम कहाँ छुपे हो, चलो बाहर आ जाओ। तभी वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर वो उसे किक मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे डॉज करके उसी पर अटैक कर देता है। वहीं पर युनमो खुद को किसी तरीके से संभालते हुए फिर से उसे किक मारने आगे बढ़ता ही है कि इस बार वो उसका पैर पकड़कर पटक देता है और गलती से उसे अपने स्पेल फॉर्मेशन की तरफ ही फेंक देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसका प्लान यही तो नहीं था ना। लेकिन एक इंसानी आंख उसे कैसे देख सकता है। वहीं पर युनमो उसे टच कर लेता है और कहता है फाइनली मैंने इसे टच कर लिया। ये बोलकर वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जब वो आधा तोड़ देता है तब वो चिल्लाते हुए उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन इसके हमला करने से पहले ही वो उसे तोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों ही दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं पर युनमो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दर्द करेगा। वैसे भी अब वो और ज़्यादा पावर तो अब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं, बट वो फिर भी अभी भी मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसे कोई चांस नहीं दे सकता हूँ खुद पर अटैक करने के लिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है ये एक बस छोटा सा ट्रिक है, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। वहीं पर वो बिस्ट जैसे ही उठकर खड़ा होता है कि वो उसे एक किक मार देता है। तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है वो सच में काफी कमाल का किक था, लेकिन अब मेरी बारी है। तभी युनमो कहता है लगता है कि तुम भूल गए कि मैं तुमसे अकेले फाइट नहीं कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसका दूसरा शैडो आकर उसे किक मार देता है और उसके बाद उसे युनमो मारता है और ऐसे करते करते वो दोनों पास पास खेलने लगते हैं। वहीं पर वो बिस्ट मार खाते हुए सोच रहा होता है कि ये इंसान तो मुझे फुटबॉल के जैसे धो रहा है। उसे पता है कि वो मुझे फ्रंटल कॉम्बैट में हरा नहीं सकता है, इसलिए वो मुझ पर कॉन्स्टेंट अटैक करके मारना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस तुच्छ एनिमी द्वारा मारा जाने वाला हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। मैं इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सोचकर वो युनमो को पकड़कर लॉक कर लेता है और कहता है अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो अकेले नहीं मरूंगा। ये बोलकर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है और वक्त रहते युनमो जल्दी से वहां से भाग नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से अपना वॉर गोड सूट अपना शैडो को पहना देता है और तभी वो बिस्ट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पर हेवनली क्लाउड कैसल के एलीट टीम को दिखाते हैं जो सभी टीम्स को हेल्प करने आए होते हैं। वो उस ब्लास्ट को देख लेते हैं और कहते हैं क्या हम लोग लेट हो गए, क्या किसी ने हमारे आने से पहले ही ड्वार्फ विच किंग को मार दिया। तभी वहां पर उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखती है और उसका आर्मर देखकर वो ये पहचान कर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो टेंपल ऑफ वॉर गॉड से लिया गया आर्मर है ना। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो मरने से पहले ही अपना कॉन्शियसनेस अपने मेन बॉडी में ट्रांसफर कर लिया होता है और वो काफी डरते हुए जाग जाता है। ये देखकर झैंग पूछता है क्या कोई बहुत ही बुरा नाइटमेयर था। वो हाँ बोलकर सोचने लगता है कि वो काफी ज्यादा क्लोज था। लकीली मैं टाइम रहते शैडो से डिस्कनेक्ट कर पाया था, नहीं तो मैं मारा जाता। और आर्म फोर्स का डबल प्रोटेक्शन और गोल्डन विल का प्रोटेक्शन के कारण पहला शैडो तो नहीं मरा, बट दूसरा शैडो नहीं बच पाया। तभी शैडो सिस्टम उसे कांग्रेट्स करने लगता है और सबसे पावरफुल एनिमी को हराने के लिए उससे बहुत ही सारे रिवॉर्ड देने लगता है। और उस शैडो को छोड़कर शैडो सिस्टम में चाहे जो भी होता है और जितना भी नोटिफिकेशन आता है वो सिर्फ युनमो को छोड़कर और किसी को दिखाई नहीं देता है। वहीं पर युनमो रिवॉर्ड्स का भंडार देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर से अपने आप को गुड जॉब बोलता है। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है अचानक चिल्लाकर मुझे डराओ मत। तभी युनमो बाहर दिखाते हुए कहता है देखो वहाँ पर कोई डायमेंशनल बीस्ट के जाल में फंसी हुई नजर आ रही है। झैंग देखकर बताता है कि वो हमारे एकेडमी की लीजी है ना, वो अकेले क्या कर रही है, शायद वो अपने दूसरे टीममेट से अलग हो गई होगी। तभी युनमो कहता है चलो चलकर उसे बचाते हैं। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहता है क्या बचाते हैं। तभी युनमो जाते हुए कहता है कि हाँ हम सभी लोग सेम एकेडमी से है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि सोकर उठने के बाद वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। स्वांग पूछती है शायद उस पर उसका कोई क्रश तो नहीं है ना। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर ली जी उन बीस्ट को संभाल नहीं पा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं अपने सभी टीममेट से अलग हो गई हूँ। और तभी वो बीस्ट उस पर अटैक करके उसका दोनों स्वॉर्ड छीन लेता है। ये देखकर वो सोचती है अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तभी युनमो आकर उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। युनमो को देखकर वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। वहीं पर युनमो उस बीस्ट को खत्म कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट को खत्म करने के बाद वो कहता है कि वो लास्ट वाला था। उसे देखकर ली जी ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि इसका नाम शायद ली युनमो है ना, ये काफी औसम
गुस्सा में है। तभी झैंग उससे कहता है क्या तुम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, अब हमें वापस चलना भी है। उसे देखकर लीजी चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर तो एक फीमेल पर्वर्ट है। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं वो नहीं हूँ। तभी युनमो उससे पूछता है क्या तुम हमारे कार में चलना चाहोगी। वो पूछती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसके बाद योशियो का कंपाउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने अपने दोस्तों को इलाज करवाने के लिए भेज रहे होते हैं। तभी कुछ लोग युनमो को देखकर कहता है ये वही है ना, इसका टीम काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनके टीम के वजह से जीफेंग सिटी का रैंकिंग पहले से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। इससे फ्यूचर में जीफेंग सिटी का स्टेटस और रिसोर्सेज का काफी फायदा होने वाला है। जीफेंग सिटी पहले जो रैंकिंग में काफी ज्यादा नीचे रहता था, फाइनली इनके वजह से अब वो काफी ऊपर आ गया है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर तेंगन आकर मारते हुए कहता है कैसे हो युनमो। ये देखकर युनमो चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत डराया करो। वो उससे कहने लगता है क्या तुम डर गए। तभी युनमो उससे कहता है विश्वास करो या ना करो, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसा दोबारा छूते हो तो मैं पक्का तुम्हें मारूंगा। वो कहता है देखो तुम्हारा बॉडी कितना ज्यादा गंदा है और तुम्हारे कपड़े भी फट गए हैं, यहाँ आओ सीनियर तुम्हारा हेल्प करेंगे। तभी वो उससे दूर हटते हुए कहता है प्लीज मुझे ऐसे मत छुआ करो, और उससे दूर आकर कहता है आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे किसी ठरकी जैसा लगता है और ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि ल्यू दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आई है। तभी ली जी आकर उसे बुलाने लगती है। उसे देखकर वो कहता है वो तुम हो। ये सुनकर वो कहती है सिर्फ तुमसे तुम्हारा क्या मतलब है। वो पूछता है तुम मुझे लिटिल मुंह क्यों बुलाए। लीजी कहती है कि वो क्रॉस ड्रेस वाला बंदा भी तुम्हें यही बुला रहा था। वो लोग बोल सकते हैं बट मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तभी युनमो उसे भूल जा बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। ये बात वो पूरा करती कि तभी युनमो एक दूसरे बंदे से ल्यू के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहता है कि हाँ वो आ गई होगी क्योंकि मैंने उनका टैंक पार्किंग एरिया में लगा हुआ देखा था। तभी लीजी उससे पूछती है क्या तुम्हें ल्यू की चिंता हो रही है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वो कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ल्यू बिल्कुल ठीक है, उसे बस माइनर इंजरी आई है। इतना बताकर वो उससे आज रात को डिनर के लिए पूछती है। वो पूछता है क्या। वो बताती है सिर्फ मुझे बचाने के लिए मैं अपने एहसान चुका रही हूँ, मेरे डोरमेट्री में रात को आ जाना। लेकिन वो सीधे मना करते हुए कहता है सॉरी बट मैं आज रात को सच में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, क्यों ना बाद में मैच में ट्रीट देता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तभी वो उसे रोककर पूछती है कि दूसरा दिन का मतलब क्या है। युनमो उसे समझाने लगता है कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। वहीं पर ये सब देखकर झैंग रो रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली हमारा लिटिल मोमो ग्रो अप हो गया है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर आराम कर रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली किंग को मारने के बाद मुझे जो कुछ भी रिवॉर्ड मिला है अब मैं उसे आराम से देख पाऊंगा। इसलिए वो देखने लगता है और तभी उसे एक ऐसा क्रिस्टल दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे देखकर वो कह रहा होता है कि ये तो एक लेजेंडरी डायमेंशनल मदर स्टोन है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर एक किताब में उसके बारे में पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि डायमेंशनल मदर स्टोन बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है जिससे कोई भी रिफाइंड एक अपना ही एक अलग स्पेटियल वर्ल्ड बना सकता है, और जो उस मदर स्टोन को सेक्रीफाई करके उस स्पेटियल वर्ल्ड को बनाएगा वो उस वर्ल्ड का मास्टर बन जाएगा। ये देखकर वो कह रहा होता है कि इस बार तो मुझे फाइनली कोई कमाल का खजाना मिल गया है। वो ड्वार्फ विच किंग फालतू में ब्लास्ट नहीं हुआ था। तभी वो शैडो सिस्टम से उस मदर स्टोन को रिफाइन करने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है इसे रिफाइन करने के लिए 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहने लगता है क्या इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, कम से कम अपने मास्टर के साथ तो मेसअप मत करो। वैसे भी मदर स्टोन भी मेरा ही है, लेकिन फिर भी इसे रिफाइन करने के लिए 30,000, लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो उसे रिफाइन करने के लिए कहता है। इसलिए सिस्टम कुछ ही देर में उसे रिफाइन कर देता है जिससे उसके लिए एक दूसरा वर्ल्ड बन जाता है और वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सिर्फ खाली स्पेस होता है और सिर्फ एक ही बहुत ही छोटा सा लैंड होता है। और वो वहाँ का स्टारी स्काई देखकर चिल्ला रहा होता है कि अपने लाइफ में देखा गया ये सबसे खूबसूरत स्टारी स्काई है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि सच में ये बहुत ही बड़ा जगह है, लेकिन मेरे पैर के नीचे कितना कम जमीन है और वो पूरा का पूरा जगह खाली होता है। इसलिए वो थोड़ा सा जगह भरने के लिए एक डायमेंशनल क्रिस्टल को फेंक देता है, लेकिन वो डायमेंशनल क्रिस्टल उस लैंड में अब्जॉर्ब हो जाता है और अब्जॉर्ब होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि डायमेंशनल क्रिस्टल से ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए वो देखते ही देखते बहुत सारे क्रिस्टल फेंक कर उसे बहुत ही बड़ा कर देता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसने बहुत ही सारा क्रिस्टल फेंक दिया है तो उसे अफसोस होने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शैडो सिस्टम उससे कहता है कि ये तुम्हारा अपना वर्ल्ड स्टार वर्ल्ड है। होस्ट के अंदर एक नया पावर आ गया है क्योंकि होस्ट का करंट लेवल अभी बहुत ही कम है, इसलिए बाउंड्री फोर्स सिर्फ आउटसाइड अटैक को ही ऑब्जर्व कर सकता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है क्या एक और डिफेंस के लिए पावर है। तभी सिस्टम उससे कहता है लेकिन तुम्हारा स्टार वर्ल्ड अभी काफी छोटा है, इसलिए ये अभी लगभग ना के बराबर अटैक को ऑब्जर्व कर सकता है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है क्या छोटा है, ध्यान से देखो ये 70 से 80 स्क्वायर फीट का होगा। और वहीं पर बैठकर कह रहा होता है
है कि मैंने 30,000 पॉइंट्स और 100 से ज़्यादा क्रिस्टल बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। लेकिन अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो इनफ क्रिस्टल से ये इनविंसिबल बन सकता है, क्यों ना कुछ और क्रिस्टल डाल दिया जाए। लेकिन तभी वो होश में आकर चिल्लाने लगता है कि वो काफ़ी क्लोज था, मैं तो अभी सिस्टम के जाल में फंसने ही वाला था, ये सिस्टम तो मुझे बैंकरप्ट करना चाहता है। लेकिन तभी वो फिर से एक और क्रिस्टल डालने के बारे में सोचता है और वो डालने ही वाला होता है कि तभी जैंग उसे कॉल कर देता है और वो कहता है जल्दी से तैयार होकर हमारे पास आ जाओ। ये बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। वहीं पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना जल्दी उसने कॉल कट क्यों कर दिया, कुछ साफ साफ बताया भी नहीं। इसके बाद जीफेंग कंपाउंड प्लाजा को दिखाते हैं जहाँ पर युनमू चला गया होता है और वो देखता है कि वहाँ पर सभी लोग होते हैं। ये देखकर वो सोचता है मुझे तो लगा था कि वो लोग किसी मुसीबत में पड़ गए हैं इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तभी उसे ली जी जो कि उसी की टीम के साथ होती है उसे बुलाने लगती है। वो वहाँ पर जाकर पूछता है कि फिर से तुम? वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? युनमू कहता है तुम अपनी टीम के पास वापस क्यों नहीं चली जाती हो, हमारे टीम के साथ हैंगआउट क्यों कर रही हो? वो कहती है चलो अब इतना ज़्यादा हार्टलेस भी मत बनो। तभी लियू आकर युनमू पर लटक जाती है और कहती है कि तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, जल्दी से नीचे उतरो, तुम काफ़ी ज़्यादा भारी हो। और वो लोग ली जी को इग्नोर करके आपस में बातें करने लगते हैं। लियू पूछती है मैंने सुना कि तुम लोगों पर भी असैसिन्स ने हमला किया था, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन अब तुम लोगों को ठीक देखकर मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वहीं पर ली जी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन और वो आते हैं और आते ही वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि अरे ये तो युनमू और उसके रईस दोस्त है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग अब तक मारे जा चुके होगे, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है, अमीरों का कुत्ता बनकर कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना। ये सुनकर युनमू का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी जैंग उससे कहने लगता है कि इतने दिनों के बाद भी तुम्हारे स्ट्रेंथ में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला नहीं है, लेकिन हाँ मुँह से जहर उगलने वाले स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है अबे ओए अमीर बाप के बेटे, अगर लड़ना चाहते हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो, अगर हिम्मत है तो जरा फिर से कहना। तो जैंग कहता है मैं फाइट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। ये देखकर वो अपने टीचर से शिकायत करने लगता है। ली कहते हैं आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये बोलकर वो स्वांग से उसका स्ट्रिंग पावर वाला गन हटाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कहती है थैंक्स टू टीचर ली, नहीं तो अगर एक शॉट भी लग जाता तो तुम अभी तक ऊपर चले गए होते। ये सब देखकर टीचर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इन लोगों का टीम वर्क बढ़ गया है। तभी वो सबको शांत करते हुए कहते हैं कि कंपटीशन का रिजल्ट अभी अभी आउट हो गया है और पहली बार हमारा सिटी टॉप 50 में आया है और रैंक नंबर 48 अचीव किया है। ऑफ कोर्स ये सब तुम्ही लोगों का मेहनत का फल है, इसलिए जीफेंग सिटी का सीनियर मैनेजमेंट तुम सभी लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए कहे हैं, इसलिए तुम लोग रिवॉर्ड रूम में जाकर कुछ भी एक रिवॉर्ड ले सकते हो और इसमें तैंगन तुम लोगों का हेल्प करेगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर तैंगन उन सभी लोगों को ट्रेजर कोड के पास लेकर जाते हैं, जिसे देखकर युनमू कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी जैंग कहता है क्या ये बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा नौकर इससे भी बड़ा घर में रहता है। तभी तैंगन कहता है इस बार हम लोग अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही इसमें एंटर करेंगे, इसलिए अब मैं तुम लोगों को तुम्हारा स्कोर दिखा देता हूँ। इसलिए वो सबको उनका स्कोर बता देता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर द बिग बियर टीम होता है, यानी कि युनमू का टीम होता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर लुओ जिन का टीम नहीं बल्कि युनमू का टीम है। ये देखकर वो भी चिल्ला रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग फर्स्ट क्यों नहीं आए। वहीं पर जैंग युनमू से कहता है कि अब जब हम लोग फर्स्ट आ ही चुके हैं इसलिए जल्दी से चलकर अपने रिवॉर्ड ले लेते हैं। ये सब देखकर युनमू सोच रहा होता है कि हम लोग फर्स्ट आए हैं, इससे हमें और ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है। और वो लोग जान ही लगते हैं कि तभी वो चिल्लाने लगता है कि हे युनमू तुम फर्स्ट कैसे आ सकते हो, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम 6 महीने पहले ही अवेकन हुए थे, इसलिए इतना ज़्यादा पॉइंट करना ये तो इम्पॉसिबल है। तभी लीजी युनमू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए, मैंने इसे फाइट करते हुए देखा है और मैंने इसका स्किल भी देखा है, ये 6 महीने पहले अवेकन हुआ तो क्या हुआ, ये एक फाइटिंग जीनियस है। तभी वो उसे धक्का मारकर गिरा देता है और कहता है अपने काम से काम रखो। और युनमू से कहता है अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें लड़की के पीछे नहीं छुपना चाहिए, कंपटीशन के दौरान जरूर तुम लिंक स्वांग पर डिपेंड हुए होगे और अभी भी तुम ली जी के पीछे छुप रहे हो। फाइटिंग जीनियस माय फुट, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। लेकिन वो उसके बातों पर ध्यान देता ही नहीं है। तभी वो कहता है ओए बहरे मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। वहीं पर वो नीचे गिरे गिरे कह रही होती है कि बहुत ही दर्द कर रहा है। तभी युनमू उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ही दिनों से सह रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बस बहुत हुआ। और अपना जैकेट उतारते हुए कहता है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये देखकर जैंग कहता है कि हुओ नाम का बच्चा काफी ज्यादा अनलकी है जो उसने युनमू से पंगा ले लिया। स्वांग कहती है कि हाँ अगर वो किसी और के साथ मेसअप करता तो शायद बच भी जाता, लेकिन उसने हमारे फैमिली ली युनमू के साथ मेसअप करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है और उसके बाकी के दोस्त भी
भी उसे चीयर अप करने लगते हैं। वहीं पर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन युनमो उससे काफी ज्यादा इजीली बिना ज्यादा कुछ किए डॉज कर लेता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो और स्पीड में अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन युनमो उन सबको भी काफी इजीली डॉज कर देता है। ये देखकर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इसलिए वो अपने मुंह का यूज करने लगता है कि सिर्फ छुपने ही आता है या फिर अटैक करने भी आता है। ये सुनकर युनमो कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो उसे एक ही किक मारकर नॉकआउट कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगते हैं, क्या तुमने वो देखा, उसने एक ही अटैक में उसे नॉकआउट कर दिया। और उसके सभी दोस्त उसे और ज्यादा चीयर अप करने लगते हैं। वहीं पर वो उठते हुए कहता है मैं हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो फिर से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार युनमो एक पंच मारकर उसे ढेर कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या तुमने इस बार वो देखा, वो उसे क्रश कर रहा है। ये ली युनमो तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो मुझे लगा था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी सीनियर कहता है विनर डिसाइड हो गया और विनर ली युनमो है। अब तुम लोग अपने रिवॉर्ड लेने जा सकते हो। युनमो अपनी टीम को चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी पगलाए हुआ चाकू लेकर उसे मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और चिल्ला रहा होता है मैं कभी भी इससे नहीं हार सकता हूँ। लेकिन तभी टैंगन उसे देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से उसे वार्न करता है। इसलिए युनमो उसके अटैक से बच जाता है और वो उसका हाथ ही पकड़कर तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में ली युनमो से पंगा मत लेना। वहीं पर वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ही खत्म कर दूंगा। और सीनियर से कहता है इसने मेरा राइट हैंड को तोड़ दिया, मैं गिल्ड में रिपोर्ट करके इसे क्रिमिनल बना दूंगा। तभी टैंगन उससे कहता है अभी तुम इसे जान से मारने वाले थे, शुक्र मनाओ कि इसने तुम्हारा सिर्फ हाथ ही तोड़ा है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी युनमो पूछता है क्या अब हम लोग जा सकते हैं। वो कहता है हाँ अब तुम लोग जा सकते हो, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। इसलिए वो लोग जाने लगते हैं। तभी लीजी उससे कहती है मैं जानती हूँ कि वो काफी ज्यादा अनोइंग है, बट हाथ तोड़ देना तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। वो कहता है वो दोबारा आएगा, अगर हम उसे एक सबक नहीं सिखाते हैं तो वो बार बार आता ही रहेगा और उसने अपना मर्डरस इरादा भी दिखा दिया तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और ये बात याद रखना कि कभी भी अपने एनिमी को काउंटर अटैक करने लायक छोड़ना भी मत। ये बोलकर वो लोग ट्रेजर कोर्ट में चले जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर लिंगियन चिल्ला रहा होता है कि ये तो काफी औसम है। एक क्लास ट्रेजर हाउस से जैसा उम्मीद किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ की सभी चीजें इतना ज्यादा औसम है कि पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। और एक तलवार लू को दिखाकर पूछने लगता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तभी स्वांग युनमो को बुलाते हुए कहने लगती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। इसलिए युनमो जाकर पूछता है कि क्या मिला। स्वांग उसे एक स्पीयर जैसा दिखने वाला चीज दिखाकर कहती है कि ये देखो, ये उन चाकू और तलवार से कहीं ज्यादा कमाल का है। युनमो उसे लेकर कहता है क्या अरोरा स्लेयर। वो बताती है कि ये एक शॉर्ट टेक्निक है जो कि काफी जल्दी अपने एक्सप्लोजिव पावर बढ़ा लेता है। ये तुम्हारे फाइटिंग स्किल से काफी मैच करता है और ये तुमसे भी परफेक्टली मैच करता है। उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि क्या ये टेक्निक सिंपली मेरे लिए ही बनाया गया है। तभी शैडो सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट के आसपास एक बहुत ही वैल्यूएबल आइटम स्कैन किया गया है, होस्ट को ऐसा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तभी उसे वहाँ पर रखा हुआ एक धनुष दिखता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वो धनुष उसे अपने पास बुलाने लगता है। इसलिए युनमो उस अरोरा स्लेयर को वहीं पर रखकर कहता है कि मैं इसे बाद में देखूंगा। स्वांग उससे कहती है ट्रस्ट में यहाँ पर इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो जाकर उस धनुष को ले लेता है। उसे देखकर वो कहती है कि ये कितना ज्यादा पुराना है, देखो तो ये धूल से ढका है। वहीं पर वो धनुष युनमो को शायद हिप्नोटाइज जैसा कुछ कर दिया होता है, इसलिए वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं यही लूंगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है क्या तुम पागल हो गए हो, उस पुराने से धनुष के लिए तुम अरोरा स्लेयर को छोड़ रहे हो। वो कहता है पता नहीं क्यों जब से मैंने इसे देखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसी के लिए बना हूँ, या फिर ये बोलूं कि ये मुझे अपने पास बुला रहा है। वहीं पर स्वांग चिल्लाते हुए कह रही होती है दोबारा सोच लो, बाद में रोना मत। और धीरे से कहती है ये बंदा किसी का भी एडवाइस नहीं सुनता है। तभी उसका भाई कहता है कि तू अभी तक कुछ चुनी नहीं है, वैसे ये अरोरा स्लेयर ली युनमो के लिए काफी सूटेबल है। वो वहां से जाते हुए कहती है मैंने अरोरा स्लेयर चुना है, उसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। ये देखकर वो कहता है ये मेरे लिए यूजलेस है। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो अपना रिवॉर्ड लेकर वहां से जाने लगता है। तभी झैंग उससे कहता है क्या बात है, तुम अपना रिवॉर्ड लेकर हमें छोड़कर जा रहे हो। वो सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं इस बो को यूज करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि तुम लोगों के बारे में भूल ही गया था। तभी लिंगियन उससे वो अरोरा स्लेयर देते हुए कहता है कि मेरी बहन इसे चुनी थी बट उसे अब ये नहीं चाहिए, इसलिए उसने मुझे दे दिया, बट मुझे नहीं पता कि आखिर इसका यूज कैसे करना है, इसलिए अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। और धीरे से कहता है कि मेरी सिस्टर इसे तुम्हारे लिए ही चुनी है, बट वो खुद ही तुम्हें देने में काफी ज्यादा शर्मा रही है। युनमो कहता है लेकिन अगर वो मुझे दे देती है तो उसके पास तो कुछ होगा ही नहीं। तभी लू कहता है अब ले भी लो, वैसे भी वो फैमिली काफी ज्यादा छोटी
गारंटी नहीं है, वो लोग तुमसे जरूर बदला लेंगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सिस्टर स्वांग भी सेम फील करती है। तभी जैंग कहता है कि तुम इसे ले सकते हो, भूलो मत कि हम लोग पार्टनर्स हैं। इसलिए युनमो उसे ले लेता है और उसे अचानक बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और वो उन्हें थैंक्स बोलकर अपने रूम में चला जाता है और आराम करते हुए कह रहा होता है कि फाइनली इतना ज्यादा बिजी होने के बाद भी आराम करने का टाइम मिल ही गया। और सिस्टम से उस अरोरा स्लेयर के बारे में पता करने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है इसके लिए 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट लगेंगे। वो कहता है ये पहली बार नहीं है कि तुमने मेरे साथ स्कैम किया है, इसलिए जल्दी से करो। तभी कुछ देर के बाद सिस्टम कहता है कि अरोरा स्लेयर के बारे में पता कर लिया गया है। तभी युनमो कहता है पता नहीं क्यों बट ये वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और सिस्टम से पूछता है क्या यही वो वैल्यूएबल आइटम है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कि ये मुझे हमेशा ग्रीट करते रहता है। सिस्टम कहता है कि हाँ, 7th डायमेंशन का मिस्टीरियस बैटल वो रिसीव करने के लिए बहुत ही कांग्रेचुलेसन। 7th डायमेंशन का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है। जैसे कि पिछले एपिसोड में सिस्टम उसे बताता है कि ये 7th डायमेंशन का धनुष है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है रेवन। सिस्टम बताता है ये धनुष एक रेवन किंग और उसके सोल्जर के स्पिरिट द्वारा सील्ड किया गया है। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब शायद रेवन का स्पिरिट ही मुझे इस बो की तरफ खींच रहा था, लेकिन अगर इसमें एक बहुत ही पावरफुल सोल है तो फिर सील्ड होकर तो बेकार ही होगा ना। सिस्टम कहता है तुम सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, जिसके बाद हम लोग मिलकर सील्ड को तोड़कर उसे आजाद कर सकते हैं। युनमो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से अपग्रेड करो। और कुछ ही देर के बाद उसका अपग्रेड कंप्लीट हो जाता है। ये देखकर वो कहता है क्या बात है इतनी जल्दी, मुझे तो लगा था कि फिर से कोई 6 महीना लगने वाला है। इसलिए युनमो उसे उस रेवन किंग के पास लेकर जाने के लिए कहता है। इसलिए सिस्टम उसे वहां पर लेकर चला जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा केज होता है जिसके अंदर रेवन किंग कैद होता है। राल्फ यानी कि रेवन किंग उससे पूछता है कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए। युनमो पूछता है क्या तुम ही रेवन किंग हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अनसील करने आया हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी पावर देनी पड़ेगी। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है क्या तुमने कहा कि तुम मुझे अनसील कर सकते हो, कितनी बड़ी बात तुमने कह दी। तभी युनमो सिस्टम से कहकर उसे अनसील करने के लिए कहता है। शैडो सिस्टम उससे कहता है कि इस सील को अनसील करने के लिए हमें बहुत सारे इंटरनल पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तुम्हारे पास बहुत ही कम इंटरनल पावर है। युनमो कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरा सारे इंटरनल पावर का यूज करके जितना सील को अनसील कर सकते हो उतना करो। इसलिए वो उसका सारे इंटरनल पावर का यूज करके उससे अनसील करने लगता है, लेकिन इससे बहुत ही कम लगभग ना के बराबर उसका बेड़िया टूटा होता है। तभी रेवन किंग कहता है इतना बकबक करने के बाद भी तुम सिर्फ इतना ही तोड़ पाए, जैसा उम्मीद किया था तुम सिर्फ बकबक ही कर सकते हो। युनमो पूछता है क्या ये इतना ज्यादा बेकार है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऑर्डिनरी सील मुझे सील करके रख सकता है, मुझे 3 लेयर का टॉप लेवल का सील से सील किया गया है, तुमने सिर्फ फर्स्ट लेयर के सरफेस को बस थोड़ा सा तोड़ा है, लेकिन इतना भरोसा करने के लिए काफी है, इसलिए मैं अपना कुछ पावर तुम्हें देता हूँ। ये बोलकर वो उसे 3 रेवन यानी कि काले कौवा देता है और कहता है अब से ये तीनों तुम्हारे पास रहेंगे और अगर तुम मुझे अनसील कर पाए तो मैं तुम्हें और ज्यादा पावर दूंगा, ये डील रहा। युनमो खुश होते हुए कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और वैसे भी इससे मैं अपनी भी हेल्प कर रहा हूँ। वो कहता है ये डील रहा, अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये बोलकर वो अपने पावर का यूज करके उसे वहां से भगा देता है। तभी वो अपने रूम में वापस चला जाता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं वापस आ गया। इसके बाद युनमो वोंग वेन पिविलियन नाम के स्टोर में जाता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर पूछता है कि तुम्हें हमारे स्टोर से क्या चाहिए, हमारे स्टोर में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। तभी युनमो कहता है मैं यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, कैसे समझाओ, मैंने सुना है कि तुम इलीगल सामान खरीदते हो। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब तुम बिजनेस की बात करने आए हो, चलो चलकर अंदर बातें करते हैं। अंदर जाकर वो उसे चाय पीने के लिए देता है और पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा भी क्या बेचना है कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। युनमो कहता है ये कोई प्रीमियम आइटम तो नहीं है। ये बोलकर वो उसे ड्वार्फ विच किंग का क्राउन देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि जितना ऑर्डिनरी ये पर्सन दिख रहा है इसके पास उससे कितना कमाल का प्रोडक्ट है। ये बोलकर वो अपने एक हाथ का 1 उंगली और दूसरी हाथ का 5 उंगली दिखाता है। ये देखकर युनमो कहता है क्या सिर्फ 1.5 लाख, ये तो बहुत ही कम है, मुझे पता है कि ये इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है, मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ मत बनाइए। वो कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने 1.5 मिलियन कहा। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो कहते हैं कि एंशिएंट टाइम के हीरो काफी यंग हुआ करते थे और तुम्हारे पास एबिलिटी भी है, इसलिए मैं अपना लॉस कर रहा हूँ। तभी युनमो कहता है ठीक है तुमने मेरे साथ चीट नहीं किया, इसलिए ये सब चीजें देखो। वो सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है ये ड्वार्फ विच किंग का वॉर क्लॉथ, कैन रिंग और पूरा का पूरा सेट है, मैं बिना कुछ कहे तुम्हारा सभी चीजें खरीद रहा हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 2 नहीं 3 मिलियन देता हूँ। तभी युनमो उससे एक कपड़ा जैसा कुछ दिखाते हुए कहता है तो इसका कितना कीमत हो रहा है। उससे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि ये तो 5th डायमेंशन का रूइंड फ्रेगमेंट है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि तुम्हें इसे वापस रख लेना चाहिए, मैं इसे सच में नहीं खरीद सकता हूँ और तुम्हें एक छोटा सा एडवाइस भी देता हूँ कि फ्यूचर में इसे इतनी आसानी से किसी को मत दिखाना। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद युनमो के बहन को दिखाते हैं जो पैसा कमाने
के लिए काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और कह रही होती है कि युनमू जितना भी पैसा दिया होता है वो सब खत्म हो गया है और डैड अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, मुझे भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैंने किसी तरह से रिक्वेस्ट करके कुछ और टाइम मांग लिया है। तभी उसके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होता है और वो 3 मिलियन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि युनमू। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर वो पूछती है ये लोग कौन है। उसकी मदर कहती है मुझे नहीं पता, जब तुम यहाँ से गई थी तभी ये लोग आए थे। तभी एक डिलीवरी मैन पूछता है कि क्या तुम ही रुयान हो, किसी ने 3 डायमेंशनल हेलमेट ऑर्डर किया है इसलिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। वो साइन करते हुए सोचती है कि मैंने सुना है कि ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तभी वो कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट पहले से सेटअप कर दिया गया है, आप लोगों को सिर्फ इसे अपने सर में लगाकर स्विच ऑन करना है, अब हम जाते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुयान कहती है ये सब युनमू प्रिपेयर किया होगा इसलिए हमें इसे पहनना चाहिए। इसलिए वो लोग उसे पहन लेते हैं और जैसे उसे एक्टिवेट करते हैं वो सभी लोग वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और उस वर्ल्ड में उसके डैड के पैर भी होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर युनमू आकर कहता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। तभी उसके मदर उसके गले लग जाती है। ये देखकर वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ये सब चीज़ें एम्बैरेसिंग लगती है। तभी वो अपने डैड से कहता है कि दोबारा पैर पाकर कैसा लग रहा है, अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा एरोगेंट होते हैं तो मैं आपका पैर का कोड डिलीट कर दूंगा। उसके डैड कहते हैं आखिर तुम धमका किसे रहे हो। तभी युनमू अपने बहन से कहता है कि मैं हमेशा तुम पर डिपेंड रहा करता था, सबका ख्याल रखना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना। तभी वो कहने लगती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम ही हो जो पैसा कमा कर ला रहे हो, मेहनत तो तुम कर रहे हो। तभी उसकी मदर पूछती है अब हम लोगों को कहाँ चलना चाहिए। वो कहता है हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब से यही हमारा घर है। इसके बाद युनमू वहाँ से जाने लगता है। उसकी मदर कहती है डिनर तक आ जाना। युनमू कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो जाते हुए सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, मैं सच में डायमेंशनल बैटलफील्ड में जाकर खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो सब लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और अगर मैंने गलती से भी कुछ रिवील कर दिया तो मैं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो लॉगिन करके कहता है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा होता भी है तो भी मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मैं अपना नाम बदल कर खेलूंगा। और वो पेड्रो को बोलकर बैटल सेट करने के लिए कहता है। इसलिए वो जाकर खेलने लगता है और पहला गेम जीतता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही करते करते वो 10 गेम जीत जाता है। तभी पेड्रो उससे कहता है तुम सच में कुछ और ही हो। युनमू कहता है लेकिन रैंडम न्यू कमर्स के साथ खेल खेलकर अब मैं बोर हो गया हूँ। तभी उसे तियानुन सिटी का टॉप 10 कैंडिडेट का लिस्ट मिलता है। इसके बाद टैंग राउचेन नाम के बंदे को दिखाते हैं जो कि तियानुन सिटी का टॉप 10 में से एक होता है, जो बैठकर कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आजकल कोई ढंग का चैलेंजर मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर कहने लगती है कि ये तो वही है ना। इसलिए वो लोग उसके पास जाकर ऑटोग्राफ देने के लिए कहने लगते हैं कि हम आपकी बहुत ही बड़ी फैन है। वो ऑटोग्राफ देते हुए कहता है कि ये मेरे लिए खुशी की बात होगी और तुम लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। तभी वहाँ पर पेड्रो आकर एक चैलेंज लेटर देते हुए कहता है कि यहाँ पर भी साइन कर दो और वो बिना पढ़े साइन भी कर देता है। तभी ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये पेड्रो किसका है। पेड्रो कहता है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। रोचन उससे पूछता है क्या आजकल के लोग भी पेपर लेटर से चैलेंज करते हैं, तुमने मुझे डायरेक्ट ईमेल क्यों नहीं किया। पेड्रो उसके नाम पर एक डिजर्ट खरीद लेता है और उससे कहता है कि उसने कहा कि अगर वो ईमेल करता है तो तुम देखोगे ही नहीं, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया और मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर तुमसे ये साइन करवाना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी साइन कर दोगे। वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने धोखे से मुझसे साइन करवा लिया है। वहीं डायमेंशनल अरीना में युनमू उसका इंतजार करते करते बहुत ही थक रहा होता है। तभी वहाँ पर राउचन आकर कहता है कि क्या पेड्रो तुम्हारा है। युनमू कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो काफी क्यूट है। राउचन कहता है क्यूट माई फुट, उसने मेरे नाम का डिजिट खा लिया है इसलिए तुम्हें 36 युआन मुझे देना पड़ेगा। युनमू कहता है मैं तुम्हें दे दूंगा। वहीं पर उनका वो मैच लाइव हो गया होता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि देखो किसी ने राउचन को चैलेंज किया है और चैलेंजर एक न्यू कमर है, उनका स्ट्रेंथ गैप तो काफ़ी ज़्यादा है, शायद वो उसका कोई बड़ा फ़ैन होगा। वैसे भी वो न्यू कमर काफ़ी हैंडसम लग रहा है, मैं उसका फ़ैन बनना चाहती हूँ। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर राउचन उससे कहता है कि तुम कोई रेगुलर स्ट्रिंगर दिख रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं ऑलरेडी सिल्वर लेवल का हूँ। युनमू कहता है मुझे पता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम पर दया दिखाऊंगा तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। युनमू कहता है वही बेस्ट होगा। तभी वो काफ़ी फास्ट स्पीड में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे बचते हुए कहता है कि वो काफ़ी अमेजिंग है, ये जो सच में तियानुन सिटी का यंग जनरेशन का फर्स्ट पर्सन है। इतना सोचकर वो उससे कहता है तुम सच में काफी अच्छे हो। वहीं पर राउचन सोच रहा होता है कि ये ली यून उतना सिंपल नहीं है, नॉर्मल स्ट्रिंगर का मेरा फाइटिंग रिदम के साथ कीप अप करके रखना काफी मुश्किल होता है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में एक न्यू कमर हो। ये सुनकर वो कहता है ये तुम क्या पूछ रहे हो, क्या बैटल डाटा में ये लिखा नहीं था कि मैं एक बिगिनर हूँ, वो भी मिड स्टेप का। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बचने के लिए अपना पावरफुल दाव चलता है
है और उससे कहता है कि तुमने मुझे मेरा 18 स्टेप ऑफ हेवनली डीमन चलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तुम्हारा टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम दोनों का स्ट्रेंथ गैप काफी ज्यादा बड़ा है। अगर तुम सिर्फ एक लेवल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो शायद तुम्हारे पास कोई चांस होता। तभी युनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो जरा ये टेक्निक ट्राई करना। तो ये बोलकर वो अपना मैड ब्लेड यूज करने लगता है। पहले वो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और ऐसे ही करते करते वो 5th लेयर तक पहुंच जाता है, जिससे रोचन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी युनमू 6th लेयर यूज करता है। रोचन किसी तरीके से उसके अटैक से बच जाता है और ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या 6th लेवल। और तभी उसका स्ट्रिंग प्रेशर से उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरह का स्ट्रिंग प्रेशर और वो भी इस लेवल पर, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसके साथ क्या 6th लेयर, आखिर वो इतना कम टाइम में उतना ज्यादा लेवल ग्रो कैसे हो सकता है? कहीं इसका मतलब ये अटैक पावर को जमा तो नहीं कर रहा है ना? और मैंने जितना भी अटैक अभी तक उस पर किया है कहीं उससे उसका स्किल तो बढ़ नहीं रहा है ना? तभी युनमू उस पर अपना फाइनल अटैक एब्सोल्यूट लेयर अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहता है ये तो काफी अमेजिंग है, अब यहाँ से या तो मैं जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना फाइनल अटैक, वो भी 100% पावर के साथ, अपना हेवनली डीमन ड्रैगन फिस्ट का यूज करता है। लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि वो उसे झेल नहीं सकता है। लेकिन उस वक्त भी वो अफसोस नहीं कर रहा होता है बल्कि मुस्कुरा रहा होता है। और इसका रिजल्ट देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ली यून जीत गया। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं और वो भी उसका मैच देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ली यून, मैड ब्लेड, एब्सोल्यूट स्लेयर, ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वहीं पर शैडो सिस्टम उसे बताता है कि तुमने अपने ओपोनेंट को हराकर 98 पॉइंट स्कोर किया है। ये देखकर वो कहता है क्या इतना सारा पॉइंट, एक्सपर्ट से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। और वो टॉप 10 को चैलेंज करना कंटिन्यू रखता है। इसके बाद वो एक और टॉप 10 का कैंडिडेट बॉयसोंग को चैलेंज करता है और उसे भी हरा देता है। ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं, पहले राओचेन और इस बार बाइसोंग। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, आखिर ये ली यून है कौन? वहीं पर यून थक कर थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके अकाउंट में 30,000 एक्स्ट्रा डायमेंशनल कॉइन यानी कि पैसे हैं। ये देखकर वो पेड्रो से पूछता है कि अब ये कहाँ से आया। वो बताता है कि ये पे पर व्यू है, जिससे जब भी किसी का फैन वैल्यू का रीच 10,000 तक पहुंच जाता है तो सिस्टम अपने आप उसका पे पर व्यू मोड ऑन कर देता है, जिससे उसका लाइव बैटल देखने के लिए व्यूअर को कुछ डायमेंशनल कॉइन देना पड़ता है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि इसका मतलब मैं तो देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गया। ये बोलकर वो पेड्रो को उसे ऑफलाइन करवा देता है और वर्चुअल वर्ल्ड में आकर अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी ल्यू उसे वीडियो कॉल करती है। वो उसे रिसीव कर लेता है और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने ली यून नाम के बंदे का फाइट अभी कुछ देर पहले देखा? अचानक ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि हाँ मैंने देखा, लेकिन तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? वो कहती है मैं एक्साइटेड क्यों ना हूँ, वो बंदा काफी अमेजिंग है, अब तो पूरा सिटी उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। और उससे पूछती है कि कहीं ये ली यून तुम ही तो नहीं होना, तुम दोनों ही मैड ब्लेड यूज करते हो और दोनों का नाम भी काफ़ी सिमिलर है। युनमू शो ऑफ करना चाहता है बट वो शो ऑफ नहीं करता और उससे कहता है मैं वो कैसे हो सकता हूँ, मैं उसके जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो कहती है मुझे भी लगता है, लेकिन अब पूरा सिटी इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। ये देखकर वो सोचता है कि मुझे इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं कि तुम एंशिएंट हिडन फैमिली का बेटे हो ना, और ली यून तुम्हारा भाई है और वो मैड ब्लेड तुम्हारा फैमिली का मास्टरपीस है ना, और इससे सेंस भी बनता है क्योंकि तुम दोनों ही काफ़ी अग्रेसिव हो। ये सुनकर उसका दिमाग चमकता है और वो सोचता है ये ठीक होगा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं लोगों को ये सोचने दे सकता हूँ कि मैं किसी एंशिएंट हिडन सेक्ट का बेटा हूँ, इससे जरूर मैं बहुत सारा मुसीबत से बच सकता हूँ। ये सोचकर वो कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ और मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि ये बात अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताया है, इसलिए इसे सीक्रेट रखना। वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। ये बोलकर वो लोग कॉल कट कर देते हैं और वहीं पर ल्यू सोच रही होती है कि उसने सिर्फ मुझे ही बताया है, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ल्यू की बात सुनकर उससे एक अच्छा आइडिया आता है, इसलिए वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को एक्सप्लेन करने के लिए और अपने बैकग्राउंड के लिए एक झूठ फैला देता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। और मोमेंटम बनाए रखने के लिए उसने अपने नंबर 1 शैडो को ली यून और नंबर 2 शैडो को, जिसे वो दोबारा जिंदा कर लिया होता है, उसे ली फेंग नाम का बंदा बनाकर वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करवाता है। और जब वो तीनों ही एक साथ डायमेंशनल बैटलफील्ड में एंटर करते हैं तो ली यून ही ली यूनमू है, ये वाला र्यूमर खत्म हो जाता है और उसी वक्त ली क्लैन दोबारा रीअपियर हो रहा है। ये न्यूज पूरा वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाता है। वहीं पर यूनमू को दिखाते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे ल्यू कॉल करके कहती है कि तुम्हारा भाई का र्यूमर सभी जगह पर फैल गया है और तुम्हें उससे लेकर कोई चिंता भी नहीं हो रही है। वो कहता है अब जब न्यूज फैल ही गया है तो चिंता करके कोई फायदा तो होगा नहीं। तभी वो उससे बताती है कि जब से राउचेन यून से हारा है तब से वो कोई भी गेम नहीं खेला है, लेकिन आज सुबह को वो ऑनलाइन आया है और अभी तक ऑफलाइन गया ही नहीं है, शायद वो कुछ कर रहा है, इसलिए अपने भाई को और ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कह देना। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि राउचेन बहुत ही दिनों से यून को चैलेंज कर रहा था लेकिन मैं मना कर दे रहा था, लगता है कि अब इसके बारे में सोचने का टाइम
टाइम आ गया है। तभी उसे एक स्टोर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई दिखती है। ये देखकर वो वहाँ पर जाने लगता है और बाद में बातें करते हैं बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं पर स्टोर में उसकी बहन होती है जो कि शॉप ओनर भी होती है, जहाँ पर कुछ लड़के उसे ब्लैक क्रिस्टल बेच रहे होते हैं और डिनर पर चलने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युनमू आकर कहता है सॉरी बट स्टोर बंद होने का टाइम आ गया है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कल सुबह को आ जाइएगा। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि मिस रुयान मेरा प्रपोजल लगभग एक्सेप्ट कर ही ली थी। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो पूछता है कि मैंने तुम्हें शॉप इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकती हो, लेकिन ये सब क्या हो रहा था। इसके लिए वो सॉरी कहती है। वो कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। वैसे भी वो सभी लोग काफ़ी अमीर है, लगता है कि तुम किसी अमीर से शादी करके एक प्रिंसेस के जैसा रहोगी। वो कहती है मैं कोई प्रिंसेस का लाइफ जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो ये बात बहुत ही धीरे से बोली होती है, इसलिए युनमू सुन नहीं पाता है और वो उससे पूछता है कि जितना क्रिस्टल मुझे चाहिए था क्या वो रेडी है। वो उसे देते हुए पूछती है लेकिन तुम्हें इतना सारा क्रिस्टल आखिर चाहिए क्यों। वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल है, लेकिन स्टार वर्ल्ड में ये सिर्फ कुछ ही स्क्वायर मीटर का होगा और इसका प्राइस किसी घर से भी ज़्यादा है। तभी उसे लिंग्यान कॉल करके कहता है कि जल्दी से डायमेंशनल बैटलफील्ड में आकर हमारी हेल्प करो, हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं। ये बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। इसलिए वो जाते हुए कहता है कि मॉम से ये कह देना कि मैं डिनर तक नहीं आ पाऊंगा। वहीं पर उसके टीम को दिखाते हैं जो किसी दूसरे की टीम के साथ बहसबाजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युनमू आकर पूछता है कि जब मैं नहीं था तब तुम लोग आखिर किस तरह के प्रॉब्लम में फंस गए हो। सिस्टर स्वांग सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गई है और तुम लोग खुद को प्रॉब्लम से दूर नहीं रख पा रहे हो। उसे देखकर ली जी कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए, ये लोग हमें बुली कर रहे हैं। और लू भी काफी खुश होकर कहने लगता है कि हमारा टीम का ट्रम्प कार्ड आ गया है, अब तुम लोग हारने वाले हो। युनमू कहता बट मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं किसी से लड़ने वाला हूँ। तभी लिंग्यान उससे कहने लगता है क्या तुम फाइट नहीं करोगे, क्या तुम बदला लेने में हमारी हेल्प नहीं करोगे। वो कहता है मैंने उन्हें देखा और मुझे पता चला कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, इसलिए तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से हारना नहीं चाहिए था। तभी झैंग कहता है अगर सच बोलूँ तो आज ये लोग कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर युनमू सोचता है क्या जानबूझकर हारना। तभी दूसरा टीम कहता है क्या तुम लोग अभी भी आ रहे हो, अगर नहीं तो हम लोग जा रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लू कहता है हारने के लिए तैयार रहो, हम लोग 1 लाख क्रिस्टल दाव पर लगा रहे हैं। और कहता है अब जबकि पास हमारे पास युनमू है तो तुम लोग एक और प्लेयर को ऐड कर सकते हो, जब तक हमारे पास युनमू है हमें किसी से डर नहीं। उसका टीम मेंबर कहता है तो ठीक है भाई अब तुम बाहर आ सकते हो। तभी वहाँ पर राउचेन आकर कहता है 1 लाख क्रिस्टल थोड़ा सा कम है, क्यों ना इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। उससे देखकर वो सभी लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वहीं पर राउचेन उससे कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स ने अभी तुम लोगों से बदतमीजी से बात किया था, उसके लिए माफ कर देना, बट ये सब लियो युनमू को बाहर निकालने के लिए मैंने किया था। युनमू कहता है तुमने मुझे बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन मैं फिर भी फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तभी राउचेन कहता है कि तुम्हें एक अच्छा ब्लेड चाहिए, अगर तुम फाइट करने के लिए तैयार हो तो ये स्नो ब्लेड तुम्हारा हो जाएगा, जो कि काफी कमाल का और पावरफुल ए लेवल का ब्लेड होता है। उससे देखकर झैंग कहता है कि स्नो ब्लेड सच में काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन हम इसे लेकर गेम में गैम्बल नहीं कर सकते हैं। तभी वो कहता है तुम जीतो या हारो तुम लोग इस ब्लेड को रख सकते हो, लेकिन इसके बदले युनमू उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है लेकिन इसके बदले तुम ली यून से मिलना चाहते हो ना। ये सुनकर राउचेन कहता है कि स्मार्ट लोगों से बात करना काफ़ी इजी होता है। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना स्मार्ट है कि इसने ऐसा ऑफर कर दिया कि मैं इसे मना कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे ली यून से इतना ज़्यादा डीप ऑब्सेशन हो जाएगा। ये सोचकर वो कहता है तो ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये डील रहा। इसलिए उनके बीच में टीम बैटल शुरू होने वाला होता है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते कि टैंग फैमिली के पास इतना पैसा है कि उसने स्नो ब्लेड को दाव पर लगा दिया। स्नो ब्लेड का कीमत यहाँ पर 10 मिलियन युआन दिखा रहा है। ये राउचेन यून से हार गया है, लेकिन फिर भी उसने उसका भाई को ढूंढ निकाला। एक कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि यून के पास उसे अटेंशन देने का टाइम नहीं है, इसलिए उसका शायद दिमाग खराब हो गया है। वहीं पर वो लोग बैटलफील्ड में पहुंच गए होते हैं और उनका काउंटडाउन भी शुरू हो गया होता है। वहीं पर वहां का जगह देखकर युनमू कह रहा होता है कि ग्रुप बैटल के लिए वेन्यू कितना ज्यादा बड़ा है, ये तो पूरा का पूरा आइलैंड है। झैंग पूछता है क्या तुम अपने पहले टीम बैटल के लिए नर्वस हो रहे हो। युनमू कहता है मैं नर्वस ना होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ राउचेन को मुझसे मत छीनना, वो मेरा अपोनेंट है। झैंग कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग उसे हरा नहीं सकते हैं। इसके बाद काउंटडाउन पूरा हो जाता है और उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। और इस बार युनमू अपने मैड ब्लेड की जगह उस बो को निकालता है और उसके साथ साथ उन रावेंस को भी निकालता है। तभी झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने तीर धनुष चलाना कहाँ से सीखा। ये सुनकर उसे याद आता है कि उसे तो वो बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है, इसलिए वो शैडो सिस्टम से कहता है कि आखिर कौन सा मूव मैं तुरंत सीख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बताता है कि तुम इतना कम टाइम में लूनर इक्लिप्स सीख सकते हो और उसके लिए तुम्हें। युनमू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि जितना कॉइन चाहिए तुम उतना कॉइन ले सकते हो, बट मुझे जल्दी से सिखा दो। वहीं पर युनमू को वैसे खड़े देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कहीं उसका
कनेक्शन तो टूट नहीं गया है ना। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है। ये देखकर झैंग कहता है कि लगता है कि कोई आ रहा है, बैटल के लिए तैयार रहो। और वो ली जी से कहता है कि युनमू पर नजर रखो, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन तभी युनमू जाग जाता है और वो जंप करके ऊपर चला जाता है और तीर चलाने लगता है। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि उसका स्किल तो मैड ब्लेड है ना, क्या वो एक बो चलाना भी जानता है। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो देखते ही देखते 7 एरो चला देता है। ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि ली फैमिली का पूर्वज से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बैटलफील्ड में उन 7 में से एक भी एरो उसके अपोनेंट को नहीं लगा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है और कंफ्यूज भी हो रहा होता है। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस चिल्ला रहे होते हैं कि ये सब नाटक बंद करो और चुपचाप अपना मैड ब्लेड यूज करो। तभी युनमू लूनर इक्लिप्स कहता है और जैसे ही वो ये कहता है एक तीर जहाँ पर लगा होता है वहाँ से एक एनर्जी का बना हुआ भेड़िया निकलता है और वो उसके अपोनेंट को चिथड़े चिथड़े कर देता है। ये देखकर सभी ऑडियंस भी थोड़े से डर जाते हैं कि कितना ज़्यादा ब्रूटल मूव था, उस बंदे का तो टुकड़े टुकड़े हो गया। वहीं पर ये सब देखकर राउचेन का टीम मेंबर कह रहा होता है कि इस बंदे का बो का रेंज सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी एक एरो से उसके मेंबर को थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है। ये देखकर राउचेन पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। ये बात वो पूरा करता है कि तभी एक रावेन आकर उसे उड़ाकर लेकर जाने लगता है और जब वो हवा में होता है तभी युनमू उसका खेल खत्म कर देता है। ये करके वो कहता है कि 3 का और खेल खत्म करना है। वहीं पर रेवेन को देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि वो एक रेवेन है ना, मैंने इस तरह का 5th डायमेंशनल क्रिएचर को सिर्फ किताबों में ही देखा है और किताब में तो ये भी लिखा था कि रेल्फ यानी कि रेवेन किंग को सील्ड कर दिया गया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं बैटलफील्ड में उसका अपोनेंट भाग रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर तीनों रेवेन आकर उसका खेल पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर राउचेन भागते हुए अपने आखिरी मेंबर से कह रहा होता है कि ली स्वांग भी अभी अभी मारा गया, अब सिर्फ हम ही 2 लोग बच रहे हैं, खुद को किसी भी तरीके से शूट होने मत देना, ब्लड रेवेन को अट्रैक्ट करेंगे। वो कहता है वो मैं जानता हूँ लेकिन उसके अटैक से बचना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। तभी वहाँ पर फिर से उसका तीर आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना तलवार निकाल कर उन सभी के सभी तीर को खत्म कर देता है और कहता है मुझे कम मत समझो। ये बोलकर वो राउचेन से कहता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ और मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। राउचेन कहता है तुम मुझे फ्रंट से कवर करना और मैं ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसका आखिरी टीम मेंबर का भी खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वहीं पर युनमू कहता है ये एक और गया, अब सिर्फ राउचेन ही अकेला बच रहा है। वहीं पर ये सब देखकर युनमू का टीम मेंबर कह रहे होते हैं कि ये तो एक टीम बैटल था ना, मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये देखकर युनमू को थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है। ये देखकर युनमू कहता है क्या गोल्ड क्रिस्टल स्ट्रिंग प्रेसर। वहीं पर राउचेन अपने हाथ में कुछ पहना होता है जिसका यूज करके वो कल्टीवेट करके गोल्ड क्रिस्टल में पहुंच गया होता है। तभी वो युनमू के पास जाकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। युनमू उससे पूछता है क्या वो आर्म गार्ड तुम कल्टीवेशन लिमिट को ब्रेक करने के लिए पहने हो। वो कहता है कि हाँ, इसे मैं यून के मैड ब्लेड के अगेंस्ट यूज करने वाला था लेकिन अब मुझे तुम्हारा अगेंस्ट यूज करना पड़ रहा है। ये बोलकर वो पेड़ पर एक पंच मारता है जिससे युनमू नीचे गिरने लगता है लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभालते हुए उस पर तीर से अटैक कर देता है। लेकिन राउचेन भी अपना पावर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी युनमू अपने रेवेंस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो मैं सबसे पहले तुम्हारे कौवे को ही खत्म करूंगा क्योंकि ये नाक में बहुत ही दम करके रखा है। ये बोलकर वो अपने स्प्लिट सोल्जर सोल निकालता है जो कि पिग की तरह दिखने वाला होता है जिसका नाम बरसर्कर होता है। वहीं पर ये देखकर युनमू कहता है कि वो काफी हैंडसम है। तभी वहाँ पर फिर से उसके कौवे आ जाते हैं। ये देखकर वो अपने बरसर्कर को कंट्रोल करते हुए उसके 2 रेवेंस को मार देता है। ये देखकर युनमू कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही बच रहा है, लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है। इसलिए वो रैल्फ को यानी कि रेवेंस के किंग को टेलीपैथी के द्वारा कॉल करता है। वो पूछता है आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया। युनमू पूछता है क्या तुम उसे हरा सकते हो। वो कहता है क्या एक बरसर्कर उसे हराने के लिए तो मेरा पैर का उंगली ही काफी है। युनमू कहता है कि तुमने मुझे जितना भी रेवेंस दिया था वो सब के सब खत्म होने वाले हैं। वो युनमू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे पैर का उंगली जितना पावर है। युनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और पावर चाहिए। रैल्फ कहता है डील ऐसा काम नहीं करता है, डील ये था कि तुम मुझे अनसिल करोगे तब जाकर मैं तुम्हें और पावर दूंगा। इसलिए युनमू सिस्टम को बोलकर अपना सभी इंटरनल पावर का यूज करके उसे अनसिल करने के लिए कहता है। रैल्फ कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे टाइम में तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंटरनल पावर बचा होगा। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता है और वो उससे अनसिल करने लगता है। तभी युनमू उससे पूछता है क्या सील टूटा। रैल्फ कहता है एक खरोच भी नहीं आया,
लेकिन मैं फिर भी तुम्हें और पावर दे रहा हूँ। वहीं पर राओचन उसका आखिरी रेवन को मारकर कहता है और ये आखिरी वाला भी गया। तभी युनमू उससे कहता है कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 ही है। ये बोलकर वो रैल्फ द्वारा दिया गया और भी बहुत सारा कौवे से उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन राओचन बहुत ही गुस्से में उन सभी लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर युनमू कहने लगता है कि उसने तो मेरा सारा का सारा रेवन मार दिया, अब मैं क्या करूँ। रैल्फ कहता है यहाँ से मैं संभालता हूँ, और तभी जितना भी रेवेंस का लाश पड़ा होता है वो सब एक साथ मिलने लगते हैं और उसमें से गोल्ड क्रिस्टल का लाइट निकलने लगता है। ये देखकर राओचन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और देखते ही देखते वो सब मिलकर उसके बरसरकर से भी एक बहुत ही बड़ा राल्फ बनकर खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर ऑडियंस कहने लगे होते हैं कि आखिर किस तरह का बैटल हम लोग देख रहे हैं। एक बंदा कहता है कहीं यही तो ली फैमिली का सबसे ताकतवर बेटा तो नहीं है ना। वहीं पर युनमू राल्फ का स्पिरिट को देखकर कहता है कि ये तो उससे भी बड़ा और हैंडसम है। वहीं पर रैल्फ उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा बरसरकर एक राजा के सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे किया। ये देखकर वो काफी ज्यादा कांपने लगता है। तभी रैल्फ कहता है कि देखो ये किंग कैसे जीत हासिल करता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि अब फाइनली विनिंग का टाइम आ गया है। तभी रैल्फ फिर से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर राओचन फिर से मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार तो सच में पूरी तरीके से हार हो गई। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।